नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज न्यूज़ 24 में हमारे साथ हैं मिस इंडिया 2023 कोटा के एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से निकलकर देश में, भारत में, दुनिया में मान बढ़ाने वाली फैशन इंडस्ट्री और पेजेंट वर्ल्ड में जिस तरह से कहा जाए, एक नया उभरता हुआ सितारा 2025 में मई में 30 मई 2025 यानी आज से तकरीबन 35 दिन बाद हैदराबाद में हिंदुस्तान में होने वाला है मिस वर्ल्ड के खिताब के लिए एक बहुत ही भव्य आयोजन और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं नंदिनी गुप्ता जो कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 है। नंदिनी आज न्यूज़ 24 पर हमारे साथ है और आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस खिताब तक पहुंचने के लिए उनकी जो जर्नी रही है वो और ऐसा सपना देखने वाले नौजवानों के दिल की धड़कनें कैसे बढ़ी हुई रहती हैं और वो यहाँ तक पहुँचने के बाद और पहुँचने से पहले क्या फ़र्क महसूस करते हैं। नंदिनी बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। थैंक यू सो मच मीना मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, हम बिल्कुल बढ़िया हैं और राजस्थान के तमाम दर्शकों की तरफ से, देश के दर्शकों की तरफ से और दुनिया भर के युवा धड़कते दिलों की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएँ, बधाई। आप बहुत मिस धन्यवाद। इंडिया वर्ल्ड 2025 मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन 2025 जो कि हिंदुस्तान में हैदराबाद में दक्षिण में होने जा रहा है। किस जी, तरह की तैयारियाँ अभी आपकी चल रही है नंदिनी? 35 दिन है, काउंटडाउन शुरू हो गया है? काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10 दिन में हैदराबाद के लिए मैं निकल जाऊँगी। अ, बहुत धड़कनें तो नहीं बढ़ रही हैं अभी क्योंकि अभी प्रिपरेशन का टाइम है तो प्रेशर नहीं ले रही हूँ, वरना कुछ भी करा हुआ समय बिगड़ जाएगा। मुझे लगता है प्रेशर कंपटीशन के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे आएगा और 120 देश आ रहे हैं तो अभी ऐसा लग रहा है कि कैसे मेरे घर के अंदर मैं 120 देशों को 120 मेहमानों को कैसे उनका सत्कार करूँगी, उनका स्वागत करूँगी और उन्हें कैसे सम्मान से रख पाऊँगी। तो अभी तैयारी थोड़ी उसकी जारी है। तो देखते हैं 6 और 7 मई को जब बाकी सारे कंट्रीज़ इंडिया आ जाएँगे, तो कैसे मैं एक अच्छे होस्ट डेलीगेट का किरदार निभा पाऊँ। नंदिनी, जितनी खूबसूरत आप हैं, उतनी ही खूबसूरत आपकी सोच भी है। जैसा आपने कहा कि अभी कोई स्ट्रेस नहीं है। हमारे जी। देश के नौजवानों को ये सुनने और समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि किसी भी हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, हमें उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने कहा कि आप इस बात की तैयारी भी कर रही हैं कि कैसे आप 120 देशों से भारत के अलावा 119 देशों से जो लोग आने वाले हैं और आपकी जैसी खूबसूरत हर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली जो युवतियां आने वाली हैं, उनको कैसे वेलकम करेंगी? तो सवाल ये है नंदिनी गुप्ता कि आप अपने आप को जब वहाँ पर देखती हैं, हैदराबाद में जाने की तैयारियों में, तनाव मुक्त आप अपने आप को कैसे रख पा रही हैं? क्योंकि आसान नहीं होता है, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है कि आपको देश का प्रतिनिधित्व करना है, भारत का प्रतिनिधित्व करना है और दुनिया भर से आपको बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन भी मिलने वाला है। तो ये हुँ। एक बहुत खूबसूरत मैनेजमेंट कहाँ से आता है? आपको कहाँ से आया है कि आप बिना स्ट्रेस के तैयारियों में जुटी हुई हैं? मैम मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, तो मैनेजमेंट की स्किल्स तो मैंने कॉलेज में ही सीख ली थी और अब समय है उन मैनेजमेंट स्किल्स को प्रैक्टिकैलिटी में लाने का। और जहाँ तक की बात है कि कैसे चिंता मुक्त रह पा रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं चिंता में काम करूँगी तो शायद जो मैं सीख पा रही होंगी, वो मैं उसको व्यर्थ कर दूँगी, उसका कुछ मतलब नहीं होगा। तो बेटर है कि अगर हम बिना सोचे, बिना समझे अगर मैं आज सोचूँ कि क्या मैं मिस वर्ल्ड जीत पाऊँगी और मैं उसी सोच में अपने आप को चिंता में रख के, परेशानी रख के अगर मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगी तो शायद मैं उसके अंदर 100% ना दे पाऊँ। बट अगर मैं बिल्कुल ऐसे बिना सोचे समझे सिर्फ़ अपना लगा दूँगी कि नंदिनी अब तुम्हें ये करना है वन डे एट अ टाइम और तुम्हें बस क्राउन जीतना है और क्राउन के लिए तुम्हें एक सीढ़ी पार करके आगे जानी है। तो शायद मैं अपना 100% नहीं बट अपना 1000% उसमें लगा पाऊँगी और यही सोच है कि हर चीज़ को आराम से मैनेज करके चलना वन डे एट अ टाइम और स्ट्रेस से कभी भी किसी चीज़ में मुनाफ़ा नहीं होता, हमेशा लॉस ही होता है। तो इस टाइम पे 10 दिन के अंतर्गत मैं नहीं चाहूँगी कि कुछ भी लॉस मुझे हो, मैं बनिया हूँ तो अभी मुनाफ़ा के बारे में ज़्यादा सोचूँगी। उम्र छोटी है, ये बहुत-बहुत बढ़िया बात कही आपने, बनिया हूँ मैं। ये बनिया जो है, दरअसल जो बनिया सोसाइटी है, नंदिनी आपने बहुत लाइटर मोड में कहा है, लेकिन अब मैं इसके सीरियस
जो जी। इसका एस्पेक्ट है उसकी तरफ भी लेकर जाती हूँ। हुँ, दरअसल बनिया कम्युनिटी जो है वहाँ पर इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में ग्लैमर और फैशन की इंडस्ट्री में अपनी बच्चियों को भेजने का पेरेंट्स सोचते नहीं हैं। इज़ इट जी, राइट? बिल्कुल करेक्ट है मैम। नहीं सोचते तो हैं फिर किसी आप भी परिवार तो के फिर लिए। तो फिर आपने कैसे सोचा और उसके बाद आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैम भले एक साधारण परिवार से आती हूँ बट शायद उनके सपने साधारण नहीं हैं। मेरे पिता हम 2 बेटियाँ हैं एक राजस्थानी परिवार के अंदर और पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जब रहते हैं तब हर किसी को उम्मीद होती है कि 2 बेटियों के साथ-साथ 1 बेटा हो या 2 बेटे हों या 1 बेटी 1 बेटा हो। बेटियों को हमारी सोसाइटी में लायबिलिटी की तरह देखा जाता है, एसेट नहीं। तो जब मैं किसान परिवार से आती हूँ। मेरे पिता ने बचपन से ही ये कोशिश रखी है कि तुम्हें तुम लड़कों से कम नहीं हो, तुम रुक नहीं सकती, मैं तुम्हारी कंपैरिज़न ही नहीं करना चाहता। और मुझे इसलिए पापा को गाड़ी चलाना नहीं आता बट उन्होंने इस चीज़ को ध्यान रखा कि मुझे ट्रैक्टर चलाना आता हो, मुझे कंबाइन हार्वेस्टर चलाना आता हो और मैं कभी इन चीज़ों से कतराऊँ नहीं। तो जब मेरे पिता ने नहीं सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं बट उन्होंने मुझे सिर्फ़ उस तरफ दिशा दिखाई कि तुम्हें बस ये करना है। तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। और दूसरी चीज़ इस पेजेंट्री में आने का सपना 10 साल की थी जब ऐश्वर्या राय बच्चन को टीवी पे देखा। देवदास फ़िल्म के अंदर जब लगा कि ये कितनी सुंदर है, ये कौन है? तब मम्मी ने बताया कि ये मिस वर्ल्ड है। फिर लगा कि मिस वर्ल्ड ये क्या होता है? तब उन्होंने बताया कि आप पहले मिस इंडिया बनते हो, फिर आप मिस वर्ल्ड जाते हो और आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हो। तो मुझे लगा मुझे भी ये करना है। बट जब मैं मिस इंडिया बनी, जब ये सपना साकार हुआ, मैं आधे रास्ते आई अपने 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 सपने के टुवर्ड्स, तब मुझे मेरी मम्मी ने बताया जब वो 21 साल की थी, जब वो मेरी उम्र की थी, तब उन्हें मिस मध्य प्रदेश का खिताब हासिल हुआ था। और जो आधे रास्ते सपना पूरा हो गया था बट मैंने बोला आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला शायद मैं नहीं अपने अधूरे सपने तुम्हारे ऊपर नहीं डालना चाहती थी, कि कहीं तुम अपने सपनों की पहचान ना खो दो, अपनी पहचान ना खो दो, मुझे मेरी पहचान दिलाते-दिलाते। बट जो कि अब तुमने मुझे मेरी पहचान भी दिला दी है, तुम्हारा सपना सिर्फ मिस इंडिया तक का नहीं मेरा था, तुम्हारा मिस वर्ल्ड तक का सपना है तो अब उसके लिए लग जाओ। तो मम्मी मिस मध्य प्रदेश बनी, बेटी मिस इंडिया बनी, अब मिस वर्ल्ड बनने की तरफ जा रही हैं। कितनी मेहनत है इसके पीछे और किस-किस तरह की मेहनत है जो भी नौजवान इस तरफ आना चाहते हैं, खास करके लड़कियाँ इस तरफ आना चाहती हैं, तो वो क्या तैयारी करें? आप अपनी तैयारी के संदर्भ में बताइए। सबसे पहली तैयारी ये होती है कि आप आपके थॉट प्रोसेस को बदलिए। आप जीवन को किस तरफ से देखते हैं, आप उसकी अच्छाई, उसकी नेगेटिविटी, उसकी पॉज़िटिविटी आप किस तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं, वो बहुत मैटर करता है। आप अपने घर से दूर आते हैं, आप उस प्रेशर को कैसे झेलते हैं, मैं सपनों की नगरी में रह रही हूँ, अपने सपनों के लिए जगह बना रही हूँ, अपनी फैमिली से दूर रह रही हूँ। बहुत कभी-कभी मुश्किल लगता है कि शायद कर पाऊँगी और कैसे करूँगी, क्या मैं कर सकती हूँ? बट बहुत कहूँगी कि दिल को ठोस रखना पड़ता है। इंग्लिश में कहें तो हेडस्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है कि मैं कुछ भी करूँगी अपने जीवन में तो कहीं न कहीं अपनी जगह बना लूँगी। और जो कि बात है पूरे ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तो आपको जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, आपकी रैंप वॉक क्लासेस, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका कैरेक्टर ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपको करना पड़ता है। और ये चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ तक लेके आई। मैं भाषाओं से डरती थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। पहली बोली मेरी हिंदी, दूसरा हाड़ौती जो कोटा क्षेत्र में बोली जाती है और तीसरा इंग्लिश थी। कॉन्वेंट स्कूल में पली-बढ़ी तो मगर फिर भी मुझे इंग्लिश बोलना इतनी डे टू डे लाइफ में नहीं आता था। बट आज जब मैं बॉम्बे आई तब लगा कि यहाँ तो हर कोई इंग्लिश में बात करता है। मैं तब डरी कि मैं कैसे करूँगी इसको? बट मुझे लगता है जो जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आज मैं बहुत सारी भाषाओं में टीवी एड्स करती हूँ और चाहती हूँ कि आगे साउथ इंडस्ट्री में भी काम कर पाऊँ बॉलीवुड के साथ-साथ। जी, तो साउथ इंडस्ट्री में काम करने का ख़्याल कैसे आया? मतलब बॉलीवुड का तो समझ में आता है, लेकिन साउथ का क्यों? मैम आप देखेंगे आज तो साउथ की जो एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में आज वो काम कर रही हैं।
तो और साउथ के अंदर अगर आप देखा जाए तो मूवीज़ कहते हैं लार्जर देन लाइफ बनाई जाती है। तो अगर उन लार्जर देन लाइफ मूवीज़ के का पार्ट बनने का अगर मुझे मौका मिलेगा, तो बहुत मैं कहूँगी मेरी खुशनसीबियत होगी अगर मैं उधर से अपना करियर स्टार्ट कर पाऊँ। जी, नंदिनी, एक तो पक्ष हुआ कि आप जिस कम्युनिटी से आती हैं, वहाँ पर आपके लिए मुश्किलें थी, लेकिन आपके फादर ने उस पूरे की पूरी मुश्किल को जो है, वो आपके आगे नहीं आने दिया। जी, आपकी मदर, फादर दोनों बधाई के पात्र हैं। जी, लेकिन यहाँ तक जब आप पहुँचती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी नहीं है। जी, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत बड़े स्तर पर तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। जी, आपने 10 साल की उम्र में ऐश्वर्या राय को देखा, आपने सोचा कि आप भी यहाँ तक पहुँचे। आपने जी। तैयारी कब शुरू की? जब मैं 11वीं में थी, तब ऐसे ही डाइनिंग रूम में बैठे थे, तब मैंने पापा से कहा कि पापा 12th के बाद में मैं मुंबई जाऊँगी पढ़ने के लिए और पेजेंट्री की तैयारी वहाँ पे करूँगी। उन्होंने बोला 90% से कम नंबर आए तो मैं नहीं भेजूँगा। तो तब लगा कि अभी इधर डिबेट करना कुछ फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। बट 12th के अंदर मैंने पूरा परिश्रम करा और 12वीं में मुझे 90% से ज़्यादा नंबर आए और मैं पहली मेरिट लिस्ट में अपने कॉलेज के अंदर मैंने एडमिशन लिया और वहीं से ही फिर 2022 के अंदर मैंने पेजेंट्री की ट्रेनिंग चालू करी और 2023 में खिताब हासिल करा मिस इंडिया का और आज 2025 में भारत को रिप्रेज़ेंट करने जा रही हूँ। जी, 2023 में जब आपको खिताब मिला और जी, उससे पहले की आपकी तैयारियाँ, जी, पिछले डेढ़ साल तकरीबन जो आपके एक्सपीरियंस है आफ्टर खिताब, वो किस जी। तरह की एक्सपीरियंस है? उससे पहले एकदम अलग दुनिया होती है और खिताब मिलने के बाद, मिस इंडिया बनने के बाद, दुनिया हुँ, हुँ। पूरी बदल जाती है? मैम, मैं कहूँगी जैसे ही मिस इंडिया के पहनावे में आती हूँ, क्राउन और साश लगाती हूँ, तब मैं मेरी दुनिया को बदलने देती हूँ। वरना उसके अलावा मेरी दुनिया वैसी ही है जैसे नंदिनी की दुनिया पहले थी। आज भी नहीं बदली हूँ शायद मुझे लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी मैं बहुत एस्पेक्ट में चेंज हुई हूँ। जिस तरीके से सोचती हूँ, जिस तरीके से बात करती हूँ, जिस तरीके से जीवन को देखती हूँ, बट लोग कहते हैं कि बदले नहीं हो, तो मैं उस चीज़ को एप्रिसिएशन देती हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हूँ। बट कोशिश यही रहती है कि मेरे आस-पास की चीज़ों को वैसे ही रखूँ। मेरी फाउंडेशन स्पॉटलाइट्स की नहीं उस 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 मिट्टी की है जहाँ पे मैं पली-बड़ी हूँ, खेतों की है, जहाँ पे सिर्फ़ खाना नहीं मैं भी प पली-बड़ी और बस यही कोशिश रहती है कि भीड़ में इतनी फ़ास्ट पेस्ड लाइफ़ में खुद को कभी ना भूल जाऊँ। सवाल ये नंदिनी कि एक तो आप खुद नहीं बदले, आप जी, अपने आप को उस ग्राउंड रियलिटी से दूर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दुनिया जो है वो सिर्फ़ आपको आपके पद और प्रतिष्ठा और उससे देखती है। आपने भी ये जी। महसूस किया होगा? बिल्कुल, बट मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे आज भी कहते हैं कि तुम हमारे लिए सबसे पहले नंदिनी हो, एक छोटी बच्ची हो, जो लड़की है जो हमारे साथ लोअर किंडरगार्टन से पढ़ रही है और उसके बाद तुम हमारे लिए मिस इंडिया हो। और बहुत लोग अभी भी सोचते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जाना अच्छा नहीं है, अ, पेजेंट्री के टुवर्ड्स लोगों के अलग-अलग माइंडसेट्स हैं, बट सच कहूँ तो मुझे पेजेंट्री ने जीवन भर के लिए प्रिपेयर कर दिया है। एक लड़की जो स्कूल में माइक उठाना नहीं जानती थी, जो माइक के अंदर बोलना नहीं जानती थी क्योंकि लोग क्या कहेंगे उसके बारे में दिमाग ज़्यादा सोच रहा होता था जाकि जो कि खुद क्या करूँगी और खुद क्या कर सकती हूँ उस पे नहीं। और पेजेंट्री में आई तो उसके बाद से खुद पे विश्वास लगने लगा कि नहीं बहुत सारे लोगों का विश्वास मेरे अंदर है और जब मैं माइक उठाऊँ तब मैं इस कॉन्फिडेंस से बोलूँ, मैं इस कन्विक्शन से बोलूँ कि जिन लोगों के पास आवाज़ नहीं है, मैं उनके लिए भी खड़ी हो पाऊँ। और जो स्पॉटलाइट मुझे मिली है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सिर्फ़ मुझे ही नहीं, बल्कि बहुत सारे जो लोग हैं, मेरा ब्यूटी विद द पर्पस है प्रोजेक्ट एक ना, जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए है। तो मेरी कोशिश रहती है कि वो स्पॉटलाइट मैं उनके साथ शेयर कर पाऊँ, जहाँ वो जहाँ वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बट उसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरा एक पर्पस इसके लिए रहता है और लोगों को अब विश्वास होने लगा है कि हर जगह जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक लॉन्ग कट और एक शॉर्टकट। और अगर आप हर जगह आप परिश्रम से जाओगे, अगर आपके जीवन में संघर्ष रहेंगे और अगर आप परिश्रम करते-करते कहीं अपने जर्नी पे पहुँचोगे,
तब आप उसको लंबे समय समय तक एन्जॉय कर पाओगे। कहते हैं कि छोटे सफ़र पे चलना तो छोटे समय की आपको एक्सपीरियंस मिलता है, बट अगर आप लंबे सफ़र से चल के आते हो तो आपको लंबे समय का सफलता प्राप्त होती है। तो आज मैं लंबे सफ़र से चल के आई हूँ और अभी मिस वर्ल्ड के लिए जा रही हूँ लंबे सफ़र पे, तो चाहती हूँ कि लंबी सफलता हासिल हो। नंदिनी, मेरा सवाल एक जो रह गया है, मैंने आपसे पूछा लेकिन जिसका जवाब रिप्लाई नहीं आया कि सोसाइटी का रिएक्शन किस तरह का रहा आपके साथ? लोगों ने किस-किस तरह से आपको, क्योंकि आज जब जी, सफलता मिल जाती है तो सब साथ होते हैं। जी, लेकिन जब सफलता के लिए आप संघर्ष कर रहे होते हैं या यूँ कहना चाहिए आप उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि बिकॉज़ संघर्ष शब्द तो मुझे पता नहीं क्यों समझ में ही नहीं आता है। हर व्यक्ति प्रयास करता है तभी तो किसी मुकाम पर पहुँचता है। तो जी। आपने जितने प्रयास किए, उन प्रयासों के दौरान सोसाइटी का रिएक्शन किस तरह का रहा? बिल्कुल, आपने सही बात कही मैम कि कहीं पहुँचने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, बट उन प्रयास को लगाने के लिए बार-बार प्रयास करने के अंदर संघर्ष काफ़ी आते हैं। और जब आप ऐसे परिवार से आते हो जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, बट आप जब बाहर लोगों को बताते हो कि नहीं मैं पेजेंट्री में जाऊँगी, नहीं मैं मिस इंडिया का खिताब हासिल करना चाहती हूँ, तब बहुत बारी कहा जाता था कि तुम तो बस तैयार होने में रह जाती हो, ये लाली लिपस्टिक लगाने में रह जाती हो, तुमसे फैशन ही होगा बस। पढ़ाई में तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला और तुम्हें क्या लगता है छोटे शहर से जाने वाली लड़कियों को वहाँ बड़े शहरों में कोई पूछता है? बिल्कुल नहीं। पर मुझे पता था कि मैं अपनी जगह कहीं न कहीं बना लूँगी। मैं क्यों देखूँ उन लोगों को, क्यों सुनूँ उन लोगों को जिन्होंने जि जिन जिन जिनसे मेरा व्यक्तित्व है ही नहीं। मुझे जन्म मेरी माँ ने दिया, मुझे पाला-पोसा मेरे मेरे पिता ने, तो फिर मैं क्यों उनकी बातों को ना सुनकर दूसरे लोगों की बातें सुनूँ? और मुझे मेरे माता-पिता बहुत सपोर्ट देते हैं। आज बहुत समय हो जो अगर हो जाता है उनसे बात करके तो कभी मम्मी का वॉइस नोट आता है कि मेरी ब्रेव सोल्जर तू कैसी है? बहुत दिन हो गए कभी कॉल कर लिया कर। तो ये सपोर्ट का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आज जब जीती तो कुछ लोग वही हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ फ़ोटो क्लिक करो और कुछ लोग नए हैं जो कहते हैं कि नहीं तुमने पूरा अ, परसेप्शन चेंज कर दिया है लोगों का, पूरा नज़रिया चेंज कर दिया है और आज जब जहाँ पहले बेटियों को लड़कों के काबिल नहीं समझते थे, आज वहीं लड़कियों को इक्वल और उनसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है कि जी, बेटियाँ तो आपने आपने नंदिनी, आपने तैयारी पूरी मुंबई जाकर शुरू की। शुरू में जब आप मुंबई गईं और आपके आपके पेरेंट्स के अलावा आपकी फैमिली के बाकी लोगों को भी पता चला कि आप पेजेंट की तैयारी करने के लिए जा रही हैं, आप मिस वर्ल्ड, आप फैशन इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही हैं। तो आपके पेरेंट्स को लोगों ने क्या समझाया? पेरेंट्स को किसी ने एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे जाने के लिए इजाज़त दी, मैं कहूँगी इजाज़त दी क्योंकि कभी घर पे बगावत नहीं कर सकती। तो जब उन्होंने इजाज़त दी कि अब तुम बॉम्बे जा सकती हो, अब तुमने 90% से ऊपर नंबर ले आए हैं और तब तब बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि मैं किस फ़ील्ड की टुवर्ड्स जा रही हूँ, सबको यही पता था कि मैं पढ़ाई के लिए जा रही हूँ। तो तब शायद इतना पता नहीं था, तो वो कहते हैं ना लेट योर प्रोग्रेस वर्क इन साइलेंस बट और सक्सेस विद द नाइस तो वैसा था। लोगों को जब मैं जीती उसके बाद पता लगा कि मैं मुंबई में पढ़ाई के साथ-साथ पेजेंट्री की भी तैयारी कर रही थी। जी, तो फ़िल्म इंडस्ट्री में भी जाना है आपको इस कॉम्पिटिशन के बाद, इसकी भी तैयारियाँ आप कर रही हैं। कौन-कौन से आपके फ़ेवरेट स्टार्स हैं, उनके बारे में आपने कितना पढ़ा, कितनी फ़िल्म्स देखी? अ, मैं बिल्कुल बॉलीवुड में साउथ इंडस्ट्री में काम करना चाहूँगी। रणबीर कपूर और महेश बाबू मेरे 2 फ़ेवरेट एक्टर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर और कभी मौका मिलेगा तो इम्तियाज़ अली सर और संजय लीला भंसाली सर के साथ काम करना चाहूँगी। जी, और एक बात जो मैंने और बीच में कही थी कि आपने जब बॉम्बे पहुँची, ग्रेजुएशन के दौरान आपने पढ़ाई के साथ-साथ इस इंडस्ट्री की तैयारियाँ करनी शुरू की। कितना समय आपने दिया और कितना एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं, उन्हें आइडिया हो, उन्हें मालूम हो कि उन्हें किस तरह से अपना प्लान बनाना है। देखिए मैम मुंबई ऐसा शहर है जहाँ खाना आसान है बट रहना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टीज़ बहुत महँगी हैं। तो सबसे मेन खर्चा तो आपका यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टीज़ का आता है। आपका रेंट कितना है, आप एज़ अ टेनेंट कितना रेंट आप डाल सकते हो, आप किस लोकेशन पे रहते हो। सबसे पहले आप जो जहाँ रहते हो उसका कॉस्ट निकालना। फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्लान रखना पड़ता है कि मैं इस महीने इतना खर्च कर सकती हूँ, मुझे अपना बजट इतना लेके चलना है। और बचपन से नंबर से खेलती हुई आई हूँ, फाइनेंस ग्रेजुएशन किया है मैंने, तो यही रहता था जब यहाँ आती थी, एक पॉकेट मनी मिलती थी,
कि 5000 रुपीज़ मिलते थे, उसके अंदर मुझे मेरा ट्रैवल भी देखना होता था, अगर मुझे कुछ नई चीज़ें खरीदनी है तो वो भी देखना पड़ता था, तब घर पे माँग नहीं सकती थी बार-बार। तो उसी के साथ-साथ बचत भी करती थी उसके अंदर, नए कपड़े भी लाती थी। स्ट्रीट शॉपिंग में बॉम्बे में काफ़ी माना जाता है उसको, और साथ-साथ उसके अंदर अपना काम भी करती थी। बट यहाँ पे खर्चे बिल्कुल हैं, आपको उनको बाइफरकेट करना जिसको कहते हैं हम, उनको उनको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि आप किधर-किधर कर सकते हो, आपकी ट्रेनिंग के अंदर आपका पैसा जाएगा, आपका ट्रैवल में जाएगा। आप यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टीज़ एक्सपेंसिव है तो आपको उसका भी सोच के चलना पड़ेगा। बट मैं कहूँगी कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर देखी जाए तो आपको हायर परसेंटेज ही मिलेगी आफ्टर यू सक्सीड। जी, फ़िटनेस बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आप आँकड़ों से खेलती रहती है द खेलती रही हैं। जी, दरअसल ये मैनेजमेंट तो सभी को आना चाहिए जीवन में। बिल्कुल। अब सवाल ये है नंदिनी कि फ़िटनेस के लिए कितना सैक्रिफ़ाइस स्वाद से करना पड़ता है? किस-किस तरह से आपने फ़िटनेस के लिए एफ़र्ट किए? आप गलत टाइम पे गलत क्वेश्चन पूछ रही हैं मैम। अभी आप मुझे आप अभी बहुत टाइम हो गया है मुझे पानी पूरी खाए, लगता है आज जाके खाना ही पड़ेगा। पानी पूरी सो मेरा फ़ेवरेट पानी-पूरी खाना है। हाँ जी। पानी-पूरी आपका फ़ेवरेट फूड है जो आप नहीं खा सकती हैं। नहीं, बिल्कुल अभी तो नहीं खा सकती। बट कोशिश करूँगी आज खा लूँ, क्योंकि जब भी सोचती हूँ कि नहीं मैं आज चीट डे लूँगी, बट तब लगता है कि नहीं अभी इतना इतना पास हूँ अपने सफ़र के, अपनी अब मैं जाने वाली हूँ हैदराबाद, तेलंगाना के लिए, तो फिर अभी नहीं करती, बट आज लगता है मुझसे क्वेश्चन आपने पूछ लिया है तो नंदिनी को आज जाना पड़ेगा। तो पानी-पूरी के अलावा लिस्ट में और क्या-क्या है? पानी पूरी के अलावा मुंबई में जितना भी स्ट्रीट फूड मिलता है, आप वड़ा पाव ले लो, सेव पूरी, रगड़ा पूरी, तो मुझे बॉम्बे में रह के पूरी मैं मुंबईकर बन चुकी हूँ खाने के नाम पे। और मीठा, चॉकलेट? मीठा चॉकलेट बचपन से ही नहीं इतना पसंद, और अभी भी मैं जो नेचुरल मीठा है वो खाना पसंद करती हूँ, जो फ्रूट से मिलता हुँ, है, और हुँ, हुँ, कभी डेट्स खा लिए, अ खजूर कहते हैं जिसको अपने यहाँ पे, और हुँ। मैं उन 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 नेचुरल मीठा खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि सफ़ेद शक्कर और नमक दोनों ही हानिकारक है शरीर के लिए, तो थोड़ा तो अभी उससे दूर कोटा से जब मुंबई पहुँची, आपने कहा कि आप पूरी तरह मुंबई वाली हो गई हैं। कोटा से मुंबई पहुँची तो कितना खाने को फ़र्क लेकर। आपने देखा? ओवरऑल लाइफ़ में कितना फ़र्क आया मुंबई में जाके? बिकॉज़ गढ़ है, मुंबई तो माया नगरी है, इंडस्ट्री है, हब है, तो वहाँ जी। पहुँचकर आपको कितना अपनी लाइफ़ में चेंजेज़ आए? लाइफ के अंदर चेंजेस तो ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे भी अकेले रहना, खुद का काम खुद करना, जैसे घर पे करती थी, खुद का खाना खुद बनाना, सफाई करना। तो कभी मैंने एक्सटर्नल हेल्प पे कभी फ़ोकस नहीं किया, इतना ज़्यादा लीन डाउन नहीं करा। और बॉम्बे के अंदर बस ये चीज़ थी कि छोटे शहर से आते हो तो हम स्लो लाइफ़ जी रहे होते हैं। आप जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आते हो तो यहाँ फ़ास्ट पेस्ड लाइफ़ होती है। तो उस फ़ास्ट पेस्ड लाइफ़ के अंदर अपने आप को सर्वाइव कराना, समझना कि मैं अपनी जगह बना सकती हूँ, कुछ सीख सकती हूँ, यहाँ पे समझ सकती हूँ, उस चीज़ में थोड़ा टाइम लगा। बट उसके बाद मुझे लगता है इस शहर ने ही मुझे अपना लिया, जितनी जल्दी मैं उसे अपनाती तो। आप जब मुंबई में रहती हैं और पूरी इंडस्ट्री को करीब से देखती हैं, हालाँकि और करीब जाने का तो मौका आपको फ्यूचर में कब कैसे मिलता है, वो अपनी एक जर्नी का आपके हिस्सा होगा। लेकिन अभी तक की जर्नी में आप हुँ। भारत की, इंडिया की फैशन इंडस्ट्री को, ग्लैमर इंडस्ट्री को कैसे असेस करती हैं? दुनिया के कंपैरिज़न में अगर आपने कभी इस विषय पर सोचा है? और क्योंकि अब आप ग्लोबली एक ऐसे इवेंट में शामिल होने जा रही हैं, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए भी। जी। मैम, फैशन इंडस्ट्री और ग्लैमर इंडस्ट्री ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्रिएटिवनेस मैं कहूँगी हब है क्रिएटिवनेस का। यहाँ पे इतनी क्रिएटिविटी है, ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ को सिर्फ़ आर्ट और क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। कैमरे के सामने काम करना एक आर्ट, वो जो कपड़े पहनना वो एक आर्ट होती है, और जो परसेप्शन है लोगों का इस इंडस्ट्री के टुवर्ड्स, मुझे पता है कि थोड़े टाइम में चेंज हो जाएगा। और अगर मुझ जैसी छोटे शहरों से निकल के यहाँ पे लड़कियाँ बड़े शहरों में अपनी जगह बनाएँगी, और जो कि मैं अब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिस वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म पे जा रही हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे प्रेरणा लें, मुझसे प्रोत्साहित हों, और कभी ये ना सोचें कि हम जहाँ से आते हैं, वही हमें मार्गदर्शित करेगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। नंदिनी कुछ शिकायतें भी होती हैं अपने हुँ, हुँ। परिवार से, व्यवस्था से, सोसाइटी से और स्टेट हुँ, से, नेशन से। हुँ, आपको भी हुँ। कुछ शिकायतें हैं जिन्हें वो शिकायतें इसलिए होती हैं कि और दुरुस्त किया जाए, जिस प्लेटफ़ॉर्म की तरफ आप जा रही हैं उसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है?
हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए और बेहतर कैसे किया जाए? मैम शिकायत तो कुछ नहीं कहूँगी, बट यही शिकायत तो नहीं कहूँगी, बट मैं सिर्फ़ विनती करना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि डिसेबल जो बच्चे हैं, उनके लिए सिर्फ़ आप स्कूल एक अलग स्कूल ना रख कर के एक जो हम बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उसके अंदर ही एक अलग कंपाउंड अगर उनको देंगे, तो शायद जो परसेप्शन दोनों कम्युनिटीज़ का आस-पास में है, वो शायद चेंज होगा। जो डिसेबल बच्चे हैं, वो अपने आप को नॉर्मल समझेंगे और जो रियल वर्ल्ड में बच्चे रह रहे हैं, वो उनसे डरेंगे नहीं, उनको ऑकवर्ड फ़ील नहीं कराएँगे। इसकी कोई स्पेशल स्टोरी है, कोई कारण है जिसकी वजह से आपका कंसर्न डिसेबल्स की तरफ इतना ज़्यादा है? जी मैम, मेरे चाचा हैं जो जिनके साथ मैं बचपन से पली-बड़ी, उनको ज़ुबान में पोलियो है और बचपन से ही मैंने देखा कि उनको डेवलपमेंटल डिलेज़ हैं। डेवलपमेंटल डिलेज़ का मतलब जो 50 साल के हैं वो अभी, बट उनका दिमाग अभी भी 25 साल के लड़के का है। जब वो 25 के थे तब शायद 12 साल की उम्र के लड़के का था और आज भी मतलब और जब बचपन से जब मैं बड़ी होते-होते मैंने उनको देखा, तो लोग उनके ऊपर ऐसे कमेंट्स डालते थे जैसे अबनॉर्मल, पागल, मंदबुद्धि, क्योंकि चाचा अलग दिखते हैं, अलग बोलते हैं, अलग तरीके से सुनते हैं, तो लोग काफ़ी ऐसे रिमार्क्स उनको देते थे, तो मुझे वो कभी अच्छा नहीं लगता था। ड्यूरिंग द टाइम मुझे लगा कि चीज़ें चेंज हो जाएँगी, क्योंकि हम हर पीढ़ी दर पीढ़ी हम बदलते हैं। बट अभी 15 साल बाद जब मैंने सेम चीज़ रिपीट होते हुए देखी, तब लगा कि ये तो मैं होने नहीं दे सकती। मेरे चाचा जैसे कितने ही लोग होंगे जिनके पास शायद फैमिली का वो सपोर्ट नहीं होगा, जिनके पास फाइनेंशियल उतना सपोर्ट नहीं होगा, बट वो लोग उस चीज़ से गुज़र रहे हैं। तो प्रोजेक्ट तो एकता आपने जिसमें आपने आपने फिर कुछ इस सेक्टर में, इस दिशा में कुछ करने का प्रयास भी किया अपने स्तर पे या सोसाइटी को साथ लेकर? बिल्कुल मैम, ये मेरा ब्यूटी विद द पर्पस प्रोजेक्ट एकता है। मिस वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म हर एक कंट्री को एक नोबल उनके पास एक नोबल मिशन है, ब्यूटी विद द पर्पस प्रोजेक्ट, और हर कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रही होती है, हर साल उनको एक अपनी कंट्री के अंदर एक पर्पस के टुवर्ड्स काम करना होता है। काम करना होता है नहीं, ये गलत मैंने बोला, काम वो करने का प्रयास करती है और साथ ही मैंने भी अपने 2 साल के समय में 3000 से ज़्यादा बच्चों से जो डिफरेंट एबल्ड हैं, मैं उनसे मिली। 50 से ऊपर फैकल्टी मेंबर्स से मैंने एंगेजमेंट रखा और 8 से ऊपर मैंने एनजीओज़ के साथ पार्टनरशिप किया और इन 2 साल के अंतर्गत मुझे ये महसूस हुआ कि इनको हमारी मदद की नहीं, बट हमारी हमारी शक्ति की ज़रूरत है, जो हम इनको दे सकते हैं कि अगर ह एक इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट फॉर, कि जी। ट्रस्ट फॉर अगर आपके नंदिनी पीछे कोई नंदिनी खड़ा है, गिर सकते हो नंदिनी तो पीछे लोग हैं। हिंदुस्तान में नंदिनी इतना बड़ा आयोजन हो रहा है मिस वर्ल्ड का हैदराबाद में, जब आप जाएँगी, तो हाँ जी। भारत में आप इस तरह के ग्लोबल जो इवेंट्स का और इस लेवल पर ग्रैंड इवेंट्स का जब आयोजन देखती हैं, तो किस तरह से देखती हैं? भारत की सरकार की इसमें कितनी बड़ी भूमिका समझती हैं, मानती हैं? कितना बड़ा रोल है उन लोगों का? मैम एक दौर था जहाँ पे पेजेंट्री के लिए लोग ओपन नहीं थे। जहाँ जब अगर कोई लड़की कहती थी कि उसे पेजेंट्री में जाना है, तो शायद उसके सपनों को मेरी तरह ही ऐसे हवा में उड़ा दिया जाता था। बट आज वही भारत ग्लोबल मैप्स पे अपना तेलंगाना एज़ अ स्टेट, हमारा यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अपना खुद का नाम बना रहा है। जहाँ पे अलग-अलग देशों से लोग हमारे इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तेलंगाना के बारे में बात कर रहे हैं कि मिस वर्ल्ड वहाँ हो रहा है। और सच कहूँ तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्टेट गवर्नमेंट का तेलंगाना टूरिज़्म का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने एक माइंडसेट चेंज करने का एक एवोल्यूशन रखा और जो सीएम्स हैं वहाँ के, उन सर से भी मैं मिलना चाहूँगी और मैं पर्सनली उनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि इस इनिशिएटिव से, इस ओपननेस से हमारा टूरिज़्म बूस्ट होगा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी और जैसे हमारे आर्टिज़न्स, वीवर्स और लूमर्स जितने भी जो हमारे कारीगर हैं, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। क्योंकि एक डिज़ाइनर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो कारीगर हैं, जो गढ़वाल साड़ीज़, पोचमपल्ली साड़ी, ये सिर्फ़ इंडिया में तेलंगाना में नहीं, बट भारत के अलग-अलग भाग से आते हैं। तो सोचिए आप उनको छोटे-छोटे गाँव के वीवर्स को, कारीगरों को काम मिलेगा और
ये कह के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हर लड़की भारत एक कॉज़ लेके आ रही है, जिसको सपोर्ट करती है और हम भारतीय उन 120 देशों को सपोर्ट कर रहे हैं। नंदिनी, इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, आपको लगता है कि इसका कोई असर आपके मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन पर जो इवेंट होने वाला है उस पर भी हो सकता है? आप सोचती हैं ऐसा? मैम बिल्कुल जैसे जो अभी हुआ बहुत ही दुखदायक है और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उसके लिए कड़े से कड़े एक्शन ले, नेशनल सिक्योरिटी एक अच्छे लेवल पे बढ़े और शायद हम इस बार मुँह तोड़ जवाब दें क्योंकि हर बारी हम सिर्फ रिटेलिएट नहीं कर सकते, एक फुल स्टॉप लगना किसी चीज़ पे ज़रूरी है और कोई धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता, हमें हेट करना नहीं सिखाता और मिस वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो सिर्फ ब्यूटी को ही नहीं बल्कि एक पर्पस को भी सेलिब्रेट करता है और मैं आशा करती हूँ कि उसका कोई इफ़ेक्ट इस पे ना आए। जितने भी क्योंकि हर लड़की या उसने किसी को खोया होगा या किसी को प्रोटेक्ट करके अपना एक पर्पस लेके आई है इंडिया और मैं चाहती हूँ कि उस पर्पस से बहुत लोगों के जीवन में एक एक बीकन ऑफ होप, एक होप आए और ताकि बहुत सारे जो लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिन्होंने किसी को खोया है, आज वो किसी चीज़ को मुकम्मल कर पाएँ, हम लड़कियों के थ्रू और मैं आशा करती हूँ कि गवर्नमेंट और लोगों का सपोर्ट गवर्नमेंट और हमारे जुडिशरी सिस्टम के अंदर वापस लौट पाएगा और ये सारी चीज़ें अब शायद हम इंडियंस को अब नहीं सफ़र करनी चाहिए। नंदिनी, बहुत बड़ी संख्या है, लाखों की संख्या है उन छोटी-छोटी बच्चियों की, टीनेजर्स की जो सपना देखती हैं, जैसा आपने कहा कि आपने 10 साल की उम्र में सोचा। हुँ, हुँ। टीनेजर्स जो इस देश में, हिंदुस्तान में ऐसा ही कुछ सपना देखती हैं, बुन रही हैं अपने सपनों में कि वो भी एक दिन आपकी तरह मिस इंडिया बने, मिस वर्ल्ड तक पहुँचे। हुँ, उनके हुँ। लिए आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगी? किस तरह से वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए तैयारी करें और कितना इसमें रियलिस्टिक भी रहें? अ, मैम मैं छोटे शहर से आती हूँ तो पर मैंने सपने कभी छोटे नहीं देखे बट मुझे पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो लड़कियाँ हैं जो शायद खेती-बाड़ी के परिवार से आती हैं, का जिनके सपने काफ़ी अ, बड़े हैं बट शायद वो हम्बल बिगिनिंग से आती हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपनी जगह नहीं बना पाएँगे बट सोसाइटी के परसेप्शन को वो अपना परसेप्शन बना बैठी हैं। मुझे मैं सब जितनी भी लड़कियाँ हैं और लड़के हैं, मैं उनसे सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी कि आप कहाँ से आते हैं ये मैटर नहीं करता बट आप कहाँ जाना चाहते हैं ये मैटर करता है। तो और रियलिस्टिक अप्रोच तो ये रखिए कि ऑलवेज़ हैव अ बैकअप इन योर लाइफ़। इफ यू फॉल यू शुड हैव समवन और यू शुड हैव समथिंग टू लीन बैक अपॉन एंड आई फील कि मेरे साथ में मेरी एजुकेशन है और हमें पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा पैशन और अ, हमारा सस्टेनेंस साथ-साथ चलना चाहिए एंड आई होप कि सब लोग इस चीज़ को रियलिस्टिकली अप्रोच कर पाएँ। जो क्रिएटिव है वो क्रिएटिविटी के साथ अपना सस्टेनेंस करें एंड आई होप आवर यूथ विल लीड अ बेटर लाइफ। जी, नंदिनी, आखिरी सवाल ले रही हूँ मैं आपसे कि जिस तरह आपने कहा कि क्रिएटिविटी है, हुँ, हुँ। सपनों को पूरा करने के लिए ग्राउंड रियलिटी के आस-पास रहना ही चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन एक बहुत बड़ा नैरेटिव है और शायद नैरेटिव नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ी हकीकत है। बहुत ज़्यादा शोषण है मुंबई में, हुँ, ये हुँ। भी आपने करीब से देखा है लड़कियों का? मैम मुझे आज तक ये देखने नहीं मिला। मैं कहूँगी कि मैं हर रास्ते पे अब एक सोच समझ के मैंने कदम रखा। मैंने अपनी रिसर्च करी तो मैं उस चीज़ का शिकार नहीं हुई। जो कि लोग कहते हैं कि होता है तो रियलिस्टिकली स्टेटस है कि होता है। बट मैं कहूँगी हर लड़की को चौकन्ना रहना ज़रूरी है। वो किधर सपने देख रही हैं, किस चीज़ के लिए देख रही हैं और कैसे वो अपने सपनों के टुवर्ड्स अप्रोच कर रही हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लॉन्ग कट्स लाइफ़ के अंदर आपको लॉन्ग सक्सेस के लिए लेके जाएँगे और अगर आप शॉर्टकट्स लाइफ़ में लेंगे तो वो शॉर्ट सक्सेस लेके जाएँगे बट बिगर फेलियर्स इन योर लाइफ़। सो आई होप कि जी। जितनी भी लड़कियाँ हैं वो अपने बड़े सपने लेकर यहाँ आएँ बट बड़ा परिश्रम करें, बड़े प्रयास करें और बड़ी सक्सेस साथ में लेके जाएँ। इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक और छोटा-सा सवाल है नंदिनी, व्हिच इज़ कि हमारे यहाँ पर मिस इंडिया या मिस स्टेट, हर हर स्टेट में भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। इनके लिए अभी एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज़ भी उस तरह के अवेलेबल हैं या फिर हर जने को भागकर मुंबई जाना पड़ेगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, और वो उनसे ही खुले हुए हैं जो कि पेजेंट्री में पहले पार्ट ले चुके हैं। तो हर जगह रिसोर्सेज़ अवेलेबल है। मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कहती हूँ कि एक इंसान को अगर अपने सपनों के टुवर्ड्स जाना है, तो सिर्फ़ पैशन और एक आग की ज़रूरत नहीं, बट रिसर्च की भी ज़रूरत होती है। अपना प्रॉपर R&D करिए, और आपके शहर में ही आपको कहीं न कहीं आप ज़्यादा नहीं सीख पाएँगे, बट आप बेसिक ज़रूर सीख पाएँगे, और उस बेसिक को अगर आप बम्बई जैसे शहर में लेके आएँगे, तो शायद आप उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं। एक फाउंडेशन होना बहुत नेसेसरी है, और इस फाउंडेशन के ऊपर रिक्रिएट करना और उसको बिल्डअप करना आपके हाथ में है। भारत की सरकार के बारे में भी सोचती हैं आप नंदिनी गुप्ता कि भारत के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? भारत की सरकार इस वक़्त जो काम कर रही है, उससे दुनिया में भारत का किस तरह का मैसेज है? मैम, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हमारी इंडिया की रूट्स को मजबूत कर रहे हैं, और ऑफ़िस के अंदर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे सिर्फ़ यही आशा है मेरी कि हमारे लॉज़ विमेन के लिए स्ट्रॉन्ग हो, हमारे देश के अंदर नेशनल सिक्योरिटी बढ़ी हुई रहे, और कोई भी इंसान जुडिशरी सिस्टम के अंदर होप्स ना लूज़ कर पाए। बस यही आशा है, और मैं चाहती हूँ कि इंडियन डेमोक्रेसी ने आज तक हर इंसान को अपने राइट्स दिए हैं, उनके सिविक राइट्स दिए हैं, उनके बेसिक राइट्स दिए हैं। तो अब ये राइट्स भी और उनका वापस से सपोर्ट गेन करना भी, आई थिंक द प्लेटफ़ॉर्म का राइट है, एंड आई होप कि वो कर पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया नंदिनी गुप्ता। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आने वाले 30 मई को होने वाले तेलंगाना में मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन के लिए। आप भारत का नाम रोशन करें, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर हमसे बात मच करने के लिए। तो न्यूज़ 24 पर कुछ ऐसे ही सितारों से हम आपको मिलवाते रहते हैं, लगातार मिलवाते रहेंगे। आज नंदिनी गुप्ता से जो बातचीत हुई है, उसमें आपको उनसे कुछ सवाल पूछने हो, हमारे फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव और उनके बारे में अपनी राय ज़रूर रखें। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।